चुलबुला प्रतापगढ़ से आप लोगों का इस नए लेक्चर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आगे हम कंटिन्यू कर रहे थे भारतीय दंड संहिता को। कल हमने इसके बारे में सारे अध्यायों के बारे में आपको बताया था और हमने कहा था आपको कि हम आगे आने वाले लेक्चर में इसकी सभी अध्यायों के धाराओं पर एक विशेष परिचर्चा करेंगे और जहाँ से आपकी परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं उसको हाईलाइटेड करवा के आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो उसी क्रम में ये मेरा 6वां वीडियो है और अभी इससे पहले हमने 5 वीडियो मूल विधि की डाल रखी हैं और आप लोगों का डिस्क्रिप्शन आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको वहाँ पर जाके पढ़ सकते हैं। और आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज हम अध्याय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो अध्याय 1 में मैंने आपको बताया था कि ये क्या बताता है, उद्देशिका होती है। क्या होती है ये? उद्देशिका। और उद्देशिका के अंतर्गत धारा 1 से 5 तक की सभी धाराओं का जिक्र किया गया है। उद्देशिका का मतलब आपको हमने बताया था कि किसी भी चीज़ की समरी, जैसे संविधान की प्रस्तावना होती है, उसी तरीके से भारतीय दंड संहिता की उद्देशिका होती है। तो हम धारा 1 की बात करेंगे तो टाइटल आता है और इसका रेंज आता है कि ये कहाँ तक विस्तृत होगी, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ तक होगा, इसका नाम क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पहला आपका धारा इसके नामकरण से संबंधित है कि इसका दंड संहिता नाम कैसे पड़ा, इसका क्षेत्राधिकार क्या क्या होगा। फिर दूसरे में हमने बात किया भारत के भीतर अगर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, भारत के भीतर कोई व्यक्ति अपराध कर देता है तो उसके लिए भारत में दंड का क्या विधान होगा, इसका भी जिक्र आपकी धारा 2 में किया गया है। तो भारत के भीतर, सीमा के भीतर अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए क्या दंड का विधान होगा, इन सब चीज़ों पे एक इंट्रोडक्शन पर चर्चा की गई है। फिर धारा 3 की बात आती है भारत से परे। इसका मतलब क्या हुआ, भारत से बाहर, भारत का नागरिक हो लेकिन वह भारत के बाहर किसी चीज़ को अंजाम देता है तो उसके अपराध के क्रम में भारत की दंड संहिता कहाँ तक लागू हो पाएगी, इसके बारे में भी हम धारा 3 के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस लाइन का मतलब क्या है कि देखिए, भारतीय दंड संहिता भारत की सीमा के अंदर ही लागू होगी, भारत की सीमा के अंदर ही लागू रहेगी। बाहर के देशों में उनकी अलग अपनी दंड संहिताएं हैं, उन्हीं के अनुसार वहाँ पे काम होता है। बट अगर कोई भारत का नागरिक मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और ऑस्ट्रेलिया में मर्डर करके इंडिया में शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे जो उसने क्राइम किया है तो वहाँ की सरकार भी कंसीडर करेगी और यहाँ की सरकार भी उसको कंसीडर करेगी और दोनों क्षेत्राधिकार, जिसका जितना क्षेत्राधिकार है उसी के दायरे में रहकर उसका जजमेंट करेंगे। तो ये चौथी धारा आपको भारत से बाहर किए गए अपराधों पर दोनों देशों की संहिता या क्षेत्राधीन के बारे में बताती थी। फिर धारा 5 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार दे सकते हैं, ये पूछी गई है एक बार आपसे 2004 के पेपर में। कुछ विधियों पर अधिनियम का प्रभाव डाला, कुछ विधियों पर अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाए। इसका मतलब क्या होगा, देखिए कुछ लोगों के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे अगर हम अपने आर्मी की बात करें, स्पेशली ये लागू होगा सेना के ऊपर, ये लागू होगा सेना के ऊपर। अभी आपने देखा कि लगातार पूर्वोत्तर में अफस्पा लागू हो रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी कार्यवाही सैनिकों द्वारा हो जाती है तो इस संज्ञान में अगर उनसे कोई क्राइम भी हो जाता है या उनका कोई अपना रूल्स रेगुलेशन बनाया जाता है सैनिक से रिलेटेड, तो उस पर ये लिमिटेड लागू होगा, उस पर ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं माना जाएगा। धारा 5 में इसी का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपकी अध्याय नंबर 1 की हमने 5 धाराओं को इसलिए डिस्कस किया कि आपका प्रारंभिक अध्याय था और आपको इसको जानना था। अब हम उन्हीं लिमिटेड धाराओं पे बात करेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आगे पूछी जा सकती हैं और पीछे विगत वर्षों में लगातार पूछी गई है। तो आइए बात करते हैं
धारा 6 की। धारा 6 की अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सेप्शन माना जाता है, एक अपवाद माना जाता है। मान लीजिए अगर किसी शिशु द्वारा जिसकी उम्र 7 साल से कम है, ठीक है, लॉ की लैंग्वेज में शिशु को 7 वर्ष के उम्र के नीचे वाले बच्चों में कंसीडर किया जाता है, 7 से ऊपर उसको बालक की कैटेगरी दी जाती है। तो यहाँ पे बालक शब्द का उल्लेख पूरे दंड संहिता में नहीं किया गया है। दंड संहिता में 7 से कम वर्ष के बच्चों के लिए शिशु शब्द का प्रयोग और उसके बाद पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, शिशु के अलावा किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए एक ही शब्द पुरुष इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बात है, 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम हो कोई ऐसा अपराध कर देता है जिससे किसी व्यक्ति को बहुत हानि होती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको अपराध की श्रेणी में कंसीडर नहीं किया जाएगा उस शिशु को। ठीक है, एग्जाम्पल में आप दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजली का तार है और एक बच्चे को क्या पता है खुला हुआ है, और वो गया और किसी व्यक्ति को या खेलते समय या कुछ इस तरह से तार ले आकर के उनके पास रख देता है और उनको करंट लग जाता है, करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले न्यायालय में विचारणीय यही नहीं होते। तो इसका मतलब है उसका अपराध कंसीडर नहीं किया जाएगा, उसको अपराध की श्रेणी नहीं मानी जाएगी। फिर धारा 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। नर चाहे नर अथवा नारी, चाहे नर अथवा नारी, सभी के लिए एक ही वर्ड पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। चाहे नर हो अथवा नारी, सबके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसका मतलब क्या हो सकता है, देखिए अपराध होता है चाहे वो मेल द्वारा किया जाए अथवा फीमेल द्वारा किया जाए। अगर वो मेल द्वारा किया जाता है तब भी उस व्यक्ति को अपराधी करार दिया जाता है, और चाहे वो फीमेल द्वारा किया जाता है तब भी उसको क्रिमिनल ही कंसीडर किया जाता है, यानी अपराधी ही किया जाता है। तो इन बोथ कंडीशंस दोनों केस में इन दोनों शब्दों के लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल होगा पुल्लिंग। ध्यान रखिएगा, हमेशा नर के संबंध में भी और नारी के संबंध में भी क्रिमिनल के केस में उसको हम पुल्लिंग शब्द से ही वाचक करते हैं या पुल्लिंग शब्द से ही संबोधित करेंगे। फिर धारा 9 की बात हम नहीं करेंगे, 9 के बारे में जो है बात की गई है कि वचन क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे वचन क्या होते हैं तो आप समझिए कि जो एक वचन वाले मामले होते हैं उनको बहुवचन कंसीडर किया जाता है और बहुवचन वाले मामलों को एक वचन कंसीडर किया जाता है। ये जस्ट जो है कंट्राडिक्शन मिलता है यहाँ पे। तो धारा 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट हमें नहीं लगी इसलिए हमने आपको बताया नहीं, लेकिन अब अगर आप सुन रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि धारा 9 वचन से संबंधित है। वचन का मतलब है कि एक वचन शब्दों के लिए हमेशा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा और बहुवचन वाले शब्दों के द्योतक के लिए हमेशा एक वचन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आइए बात करते हैं धारा 10 की। धारा 10 में देखिए क्या लिखा है, पुरुष शब्द किसी भी उम्र के व्यक्ति का द्योतक होगा। किसी भी उम्र का मतलब 7 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए, चाहे वो कितना भी वृद्ध हो, सभी के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग। और यही संबंध स्त्री के संबंध में लागू होगी। 7 साल से ऊपर की स्त्री को नारी शब्द का द्योतक माना जाएगा, यानी नारी शब्द से कंसीडर किया जाएगा लॉ की लैंग्वेज में। तो ये धारा 10 तक की क्लैरिफिकेशन के बारे में हमने आपको बता दिया। जैसा कि आपको धारा अध्याय 2 में आपको हमने बताया था कि टॉपिक ही है साधारण स्पष्टीकरण का। साधारण स्पष्टीकरण इस टॉपिक का ही नाम था, कल आपको बता रखा था हमने। साधारण स्पष्टीकरण में आपको केवल स्पष्टीकरण ही मिलेगा कि किसको क्या कंसीडर किया जाएगा, किसका मतलब क्या होता है। जैसे आगे पूछ लिया जाएगा आपसे कोर्ट का मतलब क्या है, न्यायाधीश का मतलब क्या है, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या है,
ठीक है। न्याय का मतलब क्या है, संपत्ति का मतलब क्या है, स्थायी संपत्ति और जंगम संपत्ति क्या होती है। तो हर चीज का एक बेसिक क्लैरिफिकेशन अर्थात साधारण स्पष्टीकरण की ही परिचर्चा की गई है आपके आर्टिकल नंबर 52 तक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आगे इस पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे साधारण स्पष्टीकरण के बारे में। धारा 11 आपकी क्या कहती है, ये व्यक्ति को डिफाइन करती है, व्यक्ति को डिफाइन करती है और क्या बताती है कि किसी भी कंपनी के लिए कोई भी कंपनी हो, निगम हो अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या व्यक्तिगत निकाय, सभी के लिए एक वर्ड आता है व्यक्ति, उसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस संबंध में केवल एक व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, चाहे कोई भी, चाहे संस्थान हो या फिर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को। तो कह सकते हैं सभी के लिए हम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। फिर धारा 14 की अगर हम बात करें, धारा 14 के बारे में स्पष्टीकरण किया गया कि सरकार का सेवक कौन होता है। सरकार का सेवक, देखिए, सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन, सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन भारत के भीतर नियोजित किए गए ऑफिसर या सेवकों को क्या कहा जाता है, भारत का सेवक। तो इस तरह से इस शब्द का स्पष्टीकरण, लोक सेवक को आप इससे जो है कंफ्यूज मत रहिएगा, लोक सेवक अलग होते हैं और ये अलग हैं। तो सरकार का सेवक यानी सरकार के प्राधिकार के द्वारा भारत के भीतर नियोजित किए गए ऑफिसर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर धारा 22 की अगर हम बात करें, धारा 22 की बात करें तो जंगम संपत्ति के बारे में बताती है। देखिए, जंगम संपत्ति क्या होती है, तो प्रत्येक ऐसी संपत्ति जो अस्थायी संपत्ति में आती है, जो अस्थायी संपत्ति में आती है, टेंजिबल एसेट्स में या फिर मूर्त संपत्ति में आती है, सिवाय ऐसी संपत्ति जो भू आबद्ध न हो, सिवाय ऐसी संपत्ति जो भू आबद्ध न हो। और भू आबद्ध संपत्ति कौन सी संपत्तियां होती है, तो ऐसी संपत्तियां जो डायरेक्ट भूमि या भूमि से जुड़ी होती हैं, जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, उन संपत्तियों को जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। बाकी सभी प्रकार की संपत्तियां